नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि हिंदी का VBI चुनिंदा प्रश्न लेके आए हुए हैं। देखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और आगे जिसका भी आगे एग्जाम होने वाला है ये पूरा क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा आप सभी, डायरेक्ट आपके पेपर में छप जाएगा। देखिए 26 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था और 27 अगस्त को जो आज एग्जाम हुआ है, सेम टू सेम इसी पैटर्न क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, इसे याद कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी, ठीक है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि तालाब स का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए हम बताते हैं कि हर क्वेश्चन का आंसर आपसे जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है। तो आंसर जरूर लिखा कीजिए आप सभी। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा तालु से। ध्यान दीजिएगा जो तालाब से आप सभी देखते हैं इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु से। आइए अगला है, रोमन निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि है। तो याद रखिएगा आप सभी, ये आपका अंग्रेजी भाषा की लिपि है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी हो जाएगा। अगला है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, अपभ्रंश भाषा है। जैसे देखिएगा इसका विकास का क्रम देखिएगा तो पहले हो जाएगा आपका संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृतिक, उसके बाद अपभ्रंश, तब आपका हिंदी होगा। याद रखिएगा क्या बताएं विकास का क्रम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप संस्कृत याद रखिएगा, संस्कृत हो जाएगा, संस्कृत से पाली हो जाएगा, पाली से प्राकृतिक हो जाएगा, प्राकृतिक से उसके बाद अपभ्रंश होगा, उसके बाद आपका हिंदी होगा। याद रखिएगा आप सभी चीजें क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों में से व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है, तो इसे लिपि कहते हैं। भाषा लिखने के लिए लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि अपना क्या है, देवनागरी लिपि है। देखिए फ्रेंड जितने भी आपसे जुड़े हैं आप सभी सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए धनुष प्लस टंकार किस शब्द का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर धनुष और टंकार, यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो ये धनुष टंकार का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए स्वर के साथ जब स्वर मिलता है तो उसे स्वर संधि ही कहा जाता है। आइए आश्चर्य किस रस का अस्थाई भाव है। देखिए आश्चर्य जो है ये आपका अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। देखिए ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब हम आपको कुछ बताते हैं इंपॉर्टेंट भाव को, याद रखिएगा आप सभी अस्थाई भाव को। जैसे कि अगर श्रृंगार रस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो रीति होता है। ध्यान दीजिएगा आपसे क्या होता है, रीति। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो हास्य ही होता है। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो शोक होता है। याद रखिएगा आप सभी क्या होता है, शोक। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो याद रखिएगा रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है क्रोध होता है। क्या होता है, क्रोध होता है। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो वीर रस का अस्थाई भाव आपका उत्साह होता है। याद रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है, तो भयानक रस का अस्थाई भाव भय होता है। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो जुगुप्सा होता है। याद रखिएगा आप सभी क्या होता है, जुगुप्सा होता है। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अद्भुत, तो अद्भुत तो बता दिया आपको, अद्भुत रस का अस्थाई भाव या तो इसका विस्मय हो जाएगा या आश्चर्य होगा। अच्छा शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो शांत रस का अस्थाई भाव होता है निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद होता है। भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। भक्ति की बात किया जाए तो भक्ति रस का अस्थाई भाव हो जाएगा, भक्ति रस का अस्थाई भाव हो जाएगा वैराग्य होगा। क्या होगा, वैराग्य। याद रखिएगा आप सभी। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वात्सल्य ही होता है। तो इतना फैक्ट जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनता है। अगला है, दोहा में विषम एवं सम चरण की मात्राओं का क्रम होता है। तो यहाँ विषम और सम चरण, देखिए विषम जो होता है वो 13 होता है और सम जो होता है 11 होता है। तो याद रखिएगा जब भी दोहा में विषम और सम चरण की बात किया जाए तो विषम 13 सम 11 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए अलंकार से क्वेश्चन दिया हुआ है कि असुवन जल सिंची, सिंची प्रेम बेली बोए, तब बेली फैल गई
आनंद फल होय, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह डायरेक्ट आपको बताते हैं, इसमें रूपक अलंकार होता है। याद रखिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि चीजें अगर समझ लीजिएगा, तरीका को जान लीजिएगा तो प्रश्न आराम से बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कुछ ट्रिक भी है अलंकार पहचानने का, तो वो आपको बता दें। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? तो देखिए दूसरा नाम जो है ये आपका हो जाएगा विप्सा अलंकार का दूसरा नाम होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, इनमें से कौन सा एक वर्तनी जो है फ्रेंड अशुद्ध है? देखिए अशुद्ध वर्तनी जो हो जाएगा वनस्पति नहीं होता है, वनस्पति होता है। तो यहाँ पर व नहीं व का प्रयोग होगा, तो यही बिल्कुल असत्य है, बाकी बात सभी सत्य है आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए शुद्ध वर्तनी जो है तकनीकी, ये वर्तनी बिल्कुल सही है, बाकी बात सभी वर्तनी गलत है आपका। अगला है निम्नलिखित में से वाक्य में से कौन सा शब्द व्याकरण के नियमानुसार असंगत है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन में 14 का राइट आंसर क्या होगा? हम उन्हों से बात करने लगे, तो यहां पर आपका कौन सा व्याकरण की दृष्टि से असंगत है यानी कि गलत है? हम उन्हों से बात करने लगे, ये गलत है, उन्हों से नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन में ए ही क्या है? असंगत है। ध्यान दीजिएगा, हम उनसे बात करने लगे, ठीक है, उनसे यहां पर उचित शब्द होगा, हम उनसे बात करने लगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर होगा, उन्हों से नहीं होगा। अगला है सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? देखिए सर्वनाम की दृष्टि से बात किया जाए तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, हम खा रहा हूं, ये गलत है। हम खा रहा हूं नहीं, मैं खा रहा हूं। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? सर्वनाम की दृष्टि से सही क्या होगा? मैं खा रहा हूं। बाकी बात सभी सही है कि उस थैले में कुछ अवश्य है, ये बिल्कुल सत्य है। बाहर कौन खड़ा है, सही है। यह घड़ी खराब है, सही है। हम खा रहा हूं ऐसा कोई उच्चारण नहीं होता है, मैं खा रहा हूं सही उच्चारण होगा। अगला है क्रिया त्रुटियां पहचाने और वाक्य शुद्ध करे तथा उत्तर रूप में सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पर दिया हुआ है आपको वाक्य कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीता है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो बाघ क्या है? पुल्लिंग है, बकरी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो जब भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक साथ में आ जाए तो यहाँ पर पीता का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप सभी, पीता का प्रयोग कब होगा? जब सिर्फ पुल्लिंग रहेगा, और पीते का जब सिर्फ स्त्रीलिंग रहेगा। बट यहाँ पर दोनों आ रहा है तो इसमें हम सभी ते का प्रयोग करेंगे, यानी कि पीते थे। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो इसको ते कर लीजिए आप सभी, पीते हैं। तो ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक साथ में आए तो वहां पर ते का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला है रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, यानी कि तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, तो यहां पर कौन सा शब्द आएगा? विकल्प शस्त्र, निरस्त्र, वस्त्र या द्रव्य होगा। तो याद रखिएगा तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है प्रतिकूल में कौन सा समास है? तो देखिए प्रतिकूल जो हो जाएगा इसमें आपका अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ पर देखिए जो प्रति आपका है ये क्या आपका एक उपसर्ग शब्द है। तो देखिए उपसर्ग शब्द किस में लगता है? तो अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास का क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है या तो उपसर्ग होता है उसमें लगा हुआ। अच्छा, तत्पुरुष समास में क्या होता है? उसका अंतिम पद प्रधान होता है और उसमें प्रत्यय लगा रहता है। द्विगु समास में संख्या गिनती करने के लिए मिलता है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, ये सभी द्विगु समास है। द्वंद्व समास में उल्टा शब्द होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए देव जो महान है, यहाँ पर विशेषता बताया जा रहा है किसका? देव का, कि देव क्या है? महान है। जहां पर विशेष और विशेषण की बात आ जाए तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो देव की विशेषता बताया जा रहा है कि देव क्या है? महान है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा बहुब्रीहि समास। सॉरी, बहुब्रीहि समास नहीं, कर्मधारय समास होगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान होता है ना ही दूसरे पद प्रधान होता है, ये किसी तीसरे पद को संबोधित करता है। जैसे लंबा है उधर, क्या होता है? लंबोदर। किसका है? गणेश को कहा जाता है। जैसे दशा आनंद, 10 आनंद है यानी कि 10 सिर है जिसका, अर्थात क्या हो जाता है? रावण। वो क्या है? बहुब्रीहि समास है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है या कारक का विभक्ति वाला जो चिन्ह आ जाता है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सभी तत्पुरुष समास का ही है। अब यही भाव समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। नारा धम
शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा, नीचे विकल्प में चुनिए। देखिए नराधम का सही समास विग्रह जो हो जाएगा नरों में अधम होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा, नरों में अधम होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है। देखिए हिंदी में अनुनासिक व्यंजन जो है फिर वो 5 है। कौन कौन सा है, तो सबसे पहले हो जाएगा का खा गा गा, अंगा वाला जो हो जाएगा ये वाला जो पीछे में लगा रहता है ये होगा। उसके बाद या हो जाएगा, उसके बाद ना हो जाएगा, उसके मूर्धन्य, उसके बाद ना, उसके बाद मा। ये सभी आपका क्या है, अनुनासिक व्यंजन है। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये सभी से नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन बन सकते हैं कि उसमें व्यंजन कौन सा है। तो अभी पहले ही हम आपको बताएं कि उसमें व्यंजन कौन कौन सा था। तो तालब्स, मूर्धन्य, दंस और हा, ये सभी आपका उसमें व्यंजन का उदाहरण है। अच्छा, संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा होता है, पता है आप सभी को, संयुक्त व्यंजन बता सकते हैं कोई। तो संयुक्त व्यंजन आपका जो होता है आपका अक्षा होता है, तरा होता है और ज्ञा होता है। याद रखिएगा आपसे ज्ञा, ये सभी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है, किसी को पता है, बता सकते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है। चलिए लगाइएगा आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर। तो याद रखिएगा अंतस्थ व्यंजन में या होता है, रा होता है, ला होता है और वा होता है। ये सभी अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है। अनुनासिक व्यंजन तो आपको बता ही दिए। तो ये 3 फैक्ट को जरूर याद रखिएगा आप सभी। अगला है अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के आगे लगता है। तो यहाँ पर अभी जो है यही आपका उपसर्ग शब्द है, जबकि भाषण मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग शब्द का सही विकल्प है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहिष्कार। तो ध्यान दीजिएगा इसमें उपसर्ग शब्द है जो आप बहिष देखते हैं, ठीक है। बहिष जो है ये आपका क्या है, उपसर्ग शब्द है, जबकि कार आपका मूल शब्द है। अगला है इनमें से कौन सा ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। इनमें से कौन सा एक शब्द है जिसमें ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, यानी ना उपसर्ग से नहीं बनाया गया शब्द है। तो जैसे देखिएगा आप सभी, नाजुक, नाजुक ये आपका मूल शब्द है। जुक कोई भी शब्द नहीं होता है, तो ये आपका मूल शब्द है नाजुक। जबकि इसमें देखिएगा तो ना खुश, तो ना अलग से जुड़ा गया है, खुश तो एक शब्द है, इसमें ना जोड़ दिए तो ना खुश हो गया। लायक, लायक भी एक शब्द होता है और इसमें ना जोड़ दिए तो नालायक हो गया। उसी प्रकार से पसंद एक शब्द होता है, इसमें ना जोड़ दिए तो नापसंद हो गया। जबकि जुक कोई भी शब्द नहीं है, तो ना जुक ये मूल शब्द है, तो इसी में आपका ना उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि सभी में हुआ है। अगला है अन्य प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है। तो पानीनीय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पानीनीय हो जाएगा। तो यहाँ पर अन्य का प्रयोग हुआ, पानी में अन्य जोड़े तो पानीनीय हो गया। अगला क्वेश्चन है आवा प्रत्यय से निर्मित शब्द क्या होगा। तो आवा का क्या हो जाएगा, यानी कि किसमें जोड़ेंगे, प्रत्यय जो निर्मित शब्द होगा। अगर पीछे में आवाज जोड़ा जाए, आवश्यक नहीं होगा, प्रावधान नहीं होगा, आवागमन नहीं होगा। जैसे भूलावा, भूल में आवाज जोड़ेंगे तो भूलावा होगा, ठीक है। भूल में क्या जोड़ेंगे, आवा, तो भूलावा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे हमसे क्या कहते हैं। तो जो भी प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा प्रत्यय कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे तद्धित प्रत्यय का कुछ उदाहरण देख लीजिएगा। जैसे कि भूख है, भूख है, इसमें भूख में आ जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, भूखा हो गया, ठीक है। ये आपका तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। उसी प्रकार से एक याद रखिएगा, मेहनत, महीनेत में अगर आप सिर्फ आना जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, महीनताना हो जाएगा। याद रखिएगा, महीनताना हो जाएगा। ये भी आपका तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। जैसे आप सिर्फ मेहनत अभी लिखे, हम मेहनत में ई जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका मेहनती हो जाएगा। ये भी आपका तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। उसी प्रकार से लोहार में इन जोड़ दीजिए तो लोहारिन हो जाएगा। भिखारी में इन जोड़िए तो भिखारिन हो जाएगा। मानव में ता जोड़िए तो मानवता हो जाएगा। धन में वान जोड़िए तो धनवान हो जाएगा। ये सभी तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। खटमल कैसा शब्द है,
तो देखिए खटमल जो है आपका योग रूढ़ शब्द होता है। देखिए योग रूढ़ शब्द क्या होता है पता है आप सभी को, याद रखिएगा आप सभी, वैसा शब्द जो यौगिक ही होता है बट किसी के लिए वो क्या हो जाता है, रूढ़ बन जाता है, उसी को हम सभी क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। जैसे कह सकते हैं कि लंबोदर, ये किसी के लिए रूढ़ है, रूढ़ किसके लिए, गणेश के लिए है। जैसे दशानन, ये किसी के लिए रूढ़ शब्द है, किसके लिए, तो याद रखिएगा रावण के लिए है ना। तो जिसके लिए रूढ़ बन जाए उसी को योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे कि खटमल जो होता है ये किसी के लिए रूढ़ है, रूढ़ किसके के लिए, जो उड़ीस होता है, जो खटिया में पाए जाते हैं, उसी को कहा जाता है खटमल। तो खटमल किसके लिए रूढ़ है, उड़ीस के लिए रूढ़ है, तो ये आपका योग रूढ़ होगा, याद रखिएगा आप सभी। रूढ़ शब्द क्या होता है, जिसे विखंडित नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। तद्भव क्या होता है, जो संस्कृत का शब्द था बदल के हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं उसी को तद्भव कहते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द चुनिए। देखिए यौगिक जो हो जाएगा मुख्यमंत्री, यौगिक में दो शब्द जुड़ जाता है, जैसे कि मुख्य अलग शब्द है, मंत्री अलग शब्द हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका यौगिक शब्द होगा। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किताब शब्द है। तो देखिए किताब की बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा विदेशज शब्द हो जाएगा। देखिए एक देशज होता है, जैसे कि पगड़ी हो गया, कटोरा हो गया, ये सभी देशज शब्द है। जबकि विदेशज क्या होता है, जो अलग देश का शब्द हो, जैसे किताब हो गया, जैसे क्लर्क हो गया, रेल हो गया, ये सभी विदेशज शब्द है। जबकि गाड़ी देशज शब्द है। तत्सम क्या होता है, ये संस्कृत वाला शब्द होता है। अगला है, तो चलिए आज कितना ही, आज की इस क्लासेस में हम सभी कुल 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं हिंदी का, जो सारे सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया था आपके एग्जाम्स के लिए। और जितने प्रश्न बताएं सारे सिलेक्टेड है, इसे याद जरूर कर लीजिएगा, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं उसे भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते आपसे वीडियो को लाइक करके शेयर करके